चैप्टर नंबर 2। अब सेक्शन 14 हमें क्या कहता है? अब सेक्शन 14 हमें क्या कहता है? पावर्स कॉन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ वो ये बात कर रहे हैं कि जो एक ऑफिशियल है, एक अथॉरिटी है, उसको पावर दी गई है उसके टर्न्योर के हद तक। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है और अगर उसको कोई पावर दी गई है कि आपने ये फंक्शंस और ये पावर्स जो है आप यूज कर सकते हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, आपने इतने टेन्योर तक, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का उसका टेन्योर है, तो वो उस टेन्योर के दौरान टाइम टू टाइम जो है पावर्स को अपनी यूज कर सकता है। whereby any central act or regulation made after the commencement of this act, इस एक्ट के कमेंस होने के बाद अगर कोई रेगुलेशन बना है, कोई लॉ बना है, कोई सेंट्रल एक्ट बना है, एनी पावर इज कॉन्फर्ड, और किसी पर्सन को, कोई किसी अथॉरिटी को कोई पावर कन्फर की गई है, कोई पावर दी गई है, देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। अब ये एक्सेप्शन आ गई है, एक्सेप्शन को एंड पर हमेशा हम पढ़ेंगे कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स का मतलब ये है कि जब तक कि किसी और एक्ट में, किसी स्पेशल लॉ में कोई रेलिवेंट जो है वो प्रोविजन मौजूद ना हो, कोई रेलिवेंट लॉ जो है वो मौजूद ना हो इस चीज से रिलेटेड, तो फिर हम जनरल क्लॉजेज एक्ट को देखेंगे। तो क्या देखेंगे? दैट द पावर में बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेजन रिक्वायर्स, कि जिस तरह टाइम टू टाइम, जिस तरह सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जहां पर पावर यूज करनी होगी तो वो अथॉरिटी वहां पर अपनी पावर को यूटिलाइज करेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 हमें क्या कहता है? पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। अगर एक अथॉरिटी के पास पावर है कि वो किसी पर्सन को, किसी दूसरी अथॉरिटी को, किसी जो है वो ऑफिशियल को अपॉइंट कर सकती है, तो उसके पास ये भी पावर है कि वो किसी पर्सन को एज एन एक्स ऑफिशियो जो है वो ऑफिस होल्डर भी अपॉइंट कर सकती है। जैसे कि अब जस्टिस ऑफ पीस है फॉर एग्जाम्पल, उसको किसने अपॉइंट करना है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना है। तो इसी तरह वही अब जस्टिस ऑफ पीस जो है ये एक एक्स ऑफिशियो जो है उसको ओहदा दिया होता है कि उसका एक तो ओहदा है सेशन जज को हम जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं ना, किसी पर्सन को भी मिल सकता है। अब फॉर एग्जांपल सेशन जज है, वो अपनी ड्यूटी तो सेशन जज की परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ ही साथ वो जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर भी एक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक्स ऑफिशियो पावर्स होगी उसकी। तो अगर जिसने एक पर्सन को अपॉइंट करना है ना किसी ऑफिस के लिए, उसके पास पावर ये भी है कि वो उसको एज एन एक्स ऑफिशियो भी अपॉइंट कर सकता है, या किसी पर्सन को एज एन एक्स ऑफिशियो जो है वो पावर भी या ऑफिस होल्डर भी अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 16 पर। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। ये एक जैसा ही है तकरीबन, कि जिस अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सके, तो उसी अथॉरिटी के पास ये पावर भी है कि उसको सस्पेंड भी कर सकती है और डिसमिस भी कर सकती है। तो अगर किसी स्पेशल लॉ में या जिस लॉ से रिलेटेड आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उस स्टैट्यूट की, उस लॉ की, और अगर आपको ये नहीं, उस लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है ये चीज कि क्या जो है ये किसी अथॉरिटी को सस्पेंड कौन करेगा या उसको डिसमिस कौन करेगा, अगर ये प्रोविजन उसमें मौजूद नहीं है, तो आपको कहां से पता चलेगा? आपको सेक्शन 16 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट यहां से पता चलेगा कि जो अथॉरिटी जो अपॉइंट कर सकती है उसके पास ये भी पावर है कि वो डिसमिस भी कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है। वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन पावर टू मेक एन अपॉइंटमेंट इज कन्फर्ड, कि अगर किसी को पावर कन्फर की गई है कि वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, मींस अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है कि अगर किसी स्पेशल लॉ में, किसी दूसरे लॉ में कोई प्रोविजन मौजूद है, डिफरेंट इंटेंशन मौजूद है जो कि इस एक्ट से अलग होगी, तो फिर उसको माना जाएगा, लेकिन अगर नहीं मौजूद है तो फिर इसको माना जाएगा। ठीक है, द अथॉरिटी हैविंग फॉर द टाइम बीइंग पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट, जिसके पास अथॉरिटी के पास अपॉइंटमेंट की पावर होगी, शैल ऑल्सो हैव द पावर टू सस्पेंड और डिसमिस एनी पर्सन अपॉइंटेड। तो जिस पर्सन को अपॉइंट किया है उसके पास ये भी पावर है कि वो जिस अपॉइंटेड पर्सन को वो सस्पेंड भी कर सकती है और डिसमिस भी कर सकती है, वेदर बाय इटसेल्फ, वो खुद से भी कर सकती है, और एनी अदर अथॉरिटी, किसी और अथॉरिटी को भी पावर डेलीगेट कर सकती है कि आप इस पर्सन को डिसमिस करें या सस्पेंड करें इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर, जो कि वो अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हुए करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। यहाँ फंक्शनरीज से मुराद जो है फंक्शंस नहीं है, या फंक्शनरीज से मुराद वो पर्सन्स हैं, वो ऑफिस होल्डर्स हैं जो कि फंक्शंस को, ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं।
अब सब्सटीट्यूशन से क्या मुराद है? सब्सटीट्यूट करना मींस तब्दील करना, एक पर्सन की जगह दूसरा पर्सन आ गया, तब्दील हो गया है, तो उसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन। अब फंक्शनरीज मतलब जो ड्यूटी परफॉर्म करने वाले पर्सन है, कोई ऑफिशियल है, कोई ऑफिस होल्डर है, तो उनको सब्सटीट्यूट कैसे किया जाएगा, मींस उनको तब्दील कैसे किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो है बातें वो हमें पता चलती हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट से। अगर किसी स्पेशल लॉ में कोई प्रोविजन ना मौजूद हो, ये हर सेक्शन में एक एक्सेप्शन मौजूद है। इन एनी सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के शुरू होने के बाद कोई सेंट्रल एक्ट बना है, कोई रेगुलेशन बनी है, कोई लॉ बना है, इट शेल बी सफिशिएंट, तो ये काफी होगा फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लॉ को एप्लीकेबल बनाने के लिए, लॉ को अप्लाई करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए ये चीज सफिशिएंट होगी टू एवरी पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस, कि जो पर्सन जो है वो या नंबर ऑफ पर्सन या कोई एक पर्सन जो के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है किसी ऑफिस के, उसको पावर्स दी गई हैं टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द ऑफिसर एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस और डेट ऑफ द ऑफिस बाय होम द फंक्शंस आर कॉमनली एग्जीक्यूटेड, तो उन दोनों पर्संस के नाम इसमें वो हर फंक्शन को यूज करते हुए शामिल करेगा जो कि पहले नॉर्मली जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा था, या वो जो पर्सन जो है वो एट प्रेजेंट जो है वो उस चीज को करंटली जो उन पार्ट्स को एक्सरसाइज कर रहा है, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज से मुराद ये है कि जो है वो फंक्शनरीज की सब्सटीट्यूशन भी जो है वो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक असिस्टेंट कमिश्नर है या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का जो ऑफिस होल्डर है, उसकी जगह पर फॉर द टाइम बिंग भी किसी को लेकर आया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऑफिसर है, अगर वो छुट्टी पर है तो उसकी जगह भी तो किसी ने काम करना है ना, तो सब्सटीट्यूट करके उसको किसी और को वहां पर उसी तरह के किसी जो के उस काबिल हो, जो कि कॉम्पिटेंट हो, वही अथॉरिटी जो है उसके ऑफिस को दोबारा से जो है वो एक सब्सटीट्यूट करके किसी और पर्सन को लेकर आया जाएगा। तो ये है सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। तो ये टेम्परेरी बेसिस पर भी हो सकता है, परमानेंट बेसिस पर भी हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 18 पर। सेक्शन 18 क्या हमें बताता है? सक्सेसर्स के बारे में बताता है। पहले हमने पढ़ा है सब्सटीट्यूशन के बारे में, तब्दील हो गया। अब सक्सेसर का क्या मतलब है? एक पर्सन का टेन्योर खत्म हो गया है या एक पर्सन ट्रांसफर हो गया, उसकी जगह पर आ गया है दूसरा पर्सन एज एन सक्सेसर। तो यहाँ पर सक्सेसर का जो है क्या कॉन्सेप्ट है ये हम देखते हैं। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंस होने के बाद अगर कोई रेगुलेशन बनी है, कोई लॉ बना है, कोई चीज बनी है, इट शुड बी सफिशिएंट, तो ये काफी होगा फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ लॉ, कि लॉ को रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए टू द सक्सेसर्स ऑफ एनी फंक्शनरीज, किसी फंक्शनरी के सक्सेसर की बात हो रही है। एक फंक्शनरी जो कि ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, उसका ट्रांसफर हो गया है, या वो जो है वो उसका टेन्योर पूरा हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक ही बात है दोनों, तो यहाँ पर उसकी जगह पर उसका सक्सेसर आएगा। सक्सेसर कहते हैं बाद में आने वाला, प्रीडिसेसर कहते हैं जो उससे पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पब्लिक ऑफिशियल है, उससे जो पिछला ऑफिसर उसके आया होगा उस ऑफिस में, तो वो क्या होगा? प्रीडिसेसर होगा। उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा? सक्सेसर होगा। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट है सक्सेसर का। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 19 पर। सेक्शन 19 क्या है? ऑफिशियल चीफ्स एंड सबॉर्डिनेट्स। अब यहाँ पर चीफ्स और सबॉर्डिनेट्स की बात हो रही है कि क्या जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं वो चीफ मतलब एक जिसके पास पावर ज्यादा है, सबॉर्डिनेट जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उनकी पावर ऑब्वियसली कम होती है। तो क्या जो और सबॉर्डिनेट होते हैं वो ऐसी कोई कंडीशन अगर पैदा हो जाए तो क्या वो चीफ की ड्यूटी सरंजाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 19 क्या कहता है? इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बनने के बाद अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई सेंट्रल लॉ, कोई भी लॉ बना है, तो इट शैल बी सफिशिएंट, ये काफी होगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग द लॉ रिलेटिव टू द चीफ्स एंड सुपीरियर। चीफ और सुपीरियर या सबॉर्डिनेट से रिलेटेड जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये चीज काफी होगी। For an office shall apply to the deputies or subordinates lawfully performing the duties of that office, कि जो डिप्टीज होते हैं या सबॉर्डिनेट होते हैं मतलब निचले लेवल के जो होते हैं जिनकी पार्ट कम होती है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं तो वो इन द प्लेस ऑफ देयर सुपीरियर, तो अपने सुपीरियर की जगह पर वो काम कर सकते हैं।
तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी जो ड्यूटीज होंगी, उनके फंक्शंस होंगे, उनके पास जो पावर्स होंगी, कि वो सेम वैसी ही होंगी जो कि उनके चीफ्स के पास थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यस। तो उसकी वैसे जब वो उस ऑफिस में एज एन चीफ काम कर रहा है, चाहे वो पहले सबॉर्डिनेट था, चाहे वो पहले डिप्टी था, तो यहाँ पर क्या होगा? एज इट इज सेम फंक्शन, सेम पावर्स उसके पास होंगी जैसे कि उसके चीफ के पास थी। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.